आशा है कि आप लोगों को आनंद आया होगा यदि आपने थोड़ा सा भी संसदीय प्रोसीडिंग्स देखी हो या फिर सुना हो। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वॉट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं आप अभी पूरा भाषण नहीं कई बार नाम आएगा। माननीय सदस्य एक 2 मिनट बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। 2 मिनट बैठिए। एक मिनट माननीय सदस्य 1 मिनट। मान्यवर, मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए, बाद में इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मैं मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती इसलिए है मान्यवर। 1 मिनट, उनको पूरी बात करने दें। हाँ मान्यवर, मेरा विनंती भी मान्यवर नो प्लीज डिबेट नहीं करते बेटे। मान्यवर, मेरा विनंती इसलिए है कि शायद वो जो मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं उसका जवाब मेरे आगे भाषण में आ जाएगा तो मुद्दा ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पूरा सुन लिया जाएगा। एक बार नहीं, अब क्या है ना कि कांग्रेसियों के मतलब बाप भी तो बीच बीच में बदलते रहते हैं। तो अभी जो है कि राहुल गांधी शांत है, वो बैठा हुआ है और लुटकुन झुनझुन जो है इधर उधर जो अखरोट होते हैं वो उछल रहे हैं बेचारे। अरे हमारे मालिक को ऐसे, उनका नाम कैसे ले लिया, उन्होंने जो बोला वही अखंड सत्य, तुम उसके बात को काट कैसे रहो। परमाणु बम फोड़ा, एक बात का चुनाव आयोग ने उस वक्त भी फैक्ट चेक किया था, हम लोगों ने भी किया था। कई लोग तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वहां जाके बोल रहे थे कि ये जो बोल दिया उन्होंने, आपका फोटो दिखा, बोला कि नहीं भाई, यहाँ तो हम लोग रहते हैं, आते हैं और एक घर में है इतने लोग। नोशनल वैल्यू दिया जाता है घरों को, हर घर का नंबर नहीं होता, उन सब चीज़ों को लेकर के तो अब क्या है कि इस पे जवाब मिल जाता, तो इसलिए हल्ला करना जो है वो सबसे बढ़िया है। और बीच बीच में अमित शाह ने तो बोला ही कि जब 2 बड़े बोलते हैं तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। और एक बात कि अमित शाह तो कई बार बस देखते हैं या ऐसे कर देते हैं, उससे भी बहुत लोग फट जाती है कि यार सुबह ईडी ना आ जाए। ये भी हमने देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा कोई परेशान कर नहीं सकता। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने
बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। मान्यवर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, कि मतदाता सूची से नहीं होगा। ये वही कि फैक्ट से भी पेलूंगा और उसका रेटोरिक भी कि मतदाता सूची नहीं हो पुरानी, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो वाजपेयी जी के वचनों का अनुसरण तो राहुल गांधी जी ही करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं भाई, ठीक है अपना बढ़िया है बोले। और ये अच्छी बात एक देखिए कि अमित शाह जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, प्रियंका जी भी बैठी हुई हैं। मोदी जब बोल रहे थे तब नहीं थे ये दोनों, तो अमित शाह को सुनने का कि हाँ भाई बढ़िया बोलते हैं और चलो क्या आता है, हमारी पिलाई होगी लेकिन हम लोग पूरा कांग्रेस वाले बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो ये बढ़िया था। और बिहार वाला तो याद है, मुझे तो लगता है कि मैंने एक शॉट बनाया था, उसी में ये सारे नाम जितने इन्होंने बोले वो सारा हमने उसी वक्त जो है वो 90 सेकंड में वो सारा कुछ बोला। और बाकी लोगों ने भी, जितने लोग थे उन्होंने सबका, वो उधर बोल रहा था 2 घंटे के भीतर या तो चुनाव आयोग के लोग पहुंच गए, हाँ भाई सुबोध भाई काहे बोले आप, नहीं हमारा अगले पन्ने पे था, हमको बोला था। मिंटा देवी आप तो वो तो बोले, वो तो इतना गुस्सा हो गए। वही है कि इन लोगों को हमारे यहाँ पे उस तरह का लॉयर्स है नहीं जो ऐसे लोगों पे प्राइवेसी को लेकर के केस कर सके और उसे कंपनसेशन ले सके। वरना मिंटा देवी वाला केस जो था कि आपने बिना उससे पूछे फोटो, उसका गांव का नाम, सारा कुछ की, 124 साल की है, टी शर्ट पे छपवा के घूम रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में ऐसा? आपको कोई अधिकार नहीं। और उसने बोला कि हमको सुबह से आ रहा है, फोन आ रहा है लगातार, हमसे तो पूछा नहीं। तो इन लोगों के चिरकुटाई के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाए। आप सोचिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है, अरे बोल देना मेरा नाम काट दिया, बोल देना क्या हमको तो मार दिया वोटर लिस्ट में, ये सारा कुछ हो रहा था। और वही है कि 202 सीट और कांग्रेस की 6 सीटें हैं, तो बाकी और क्या कहा जाए। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए, मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम, एक परमाणु, और नए कपड़े पहन के शपथ लेने पहुंच। इस तरह का काउंटर तो यार दोस्त जब पेलते हैं दूसरे को, एक को टारगेट करके, उसमें चलते हैं इस तरह की भाषा के। उस वक्त देखे तुमको नया कपड़ा पहन के तुरंत नाच रहे थे और ऐसे मुंह फुलाए हुए घूमते हो,
और ये बात सत्य है। इसका वैसे काउंटर है विपक्ष के पास, इसका काउंटर विपक्ष यही देता है कि वो तो आप ऐसा करते हैं ताकि लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे, इसलिए आप जीतने दे देते हो कि हाँ कुछ तुम लोग जीतो, अधिकांश हम लोग जीतेंगे। तो इस पे भी अब भाजपा को कोई तोड़ जो है वो लेकर के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, इस तरह से खाली ऐसे कह के नहीं। वो आप लोग जानबूझ करके 2-4 हार भी जाते हो कि सिस्टम सही चलता रहे अपना। वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक। दूसरी बात, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां के फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, actually let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज ठीक है, बैठ जाए, बैठ जाए। मानिए, प्लीज आपने बात की। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे मानिए, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने पे थोड़े जवाब देते। संसद में असंसदीय भाषा का प्रयोग लोकसभा स्पीकर के द्वारा आपके खड़े होते रहने में 2-2 मिनट पे जवाब दो। कांग्रेसियों 2-2 मिनट पे क्यों खड़ा कर देते हो यार? तो मतलब और यदि खड़ा हो भी जाते हैं कांग्रेस वाले तो उनको अमित शाह जो है बैठा देते हैं। और ये वही जो मैंने आरंभ में कहा कि भाई ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, ये संसद है, यहाँ पे कुछ रूल है और ना सरकार चलेगी तुम्हारे हिसाब से। मतलब आप सोचिए कि राहुल गांधी की अभिजात्यता, उसका एलिटिस्ट माइंडसेट और एरोगेंस उसका देखिए कि वो बोल रहा है यस दैट्स राइट, लेट्स हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस। तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद में डिबेट हो, मतलब कितना भरा बैठा है ये आदमी कि तुम हो कौन हो भाई? कौन हो तुम? डर के मारे तुम वायनाड से जाकर के भाग करके 6 तो एमएलए तुम्हारे बन रहे हैं जहां पे तुम सबसे अधिक वोट चोरी का डंका पीटते हो। जीता हुआ चुनाव जो है हरियाणा में हार जाते हो अपने कुकर्मों से, और यहां उत्तेजित होकर के 2-2 मिनट में खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ये कौन सी बात हुई भाई? इनको लगता है कि नहीं मेरे इर्द गिर्द ही, मेरे ही चक्कर काट रहा है सूर्य। मंदाकिनियां जो है मेरे आंखों से जो है वो प्रज्वलित होती हैं, उन्हीं की ऊर्जा से ब्लैक होल जो है वो बनते और बिगड़ते हैं। राहुल गांधी को ये कन्फ्यूजन है। मतलब आप सोचिए कि लेट्स हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाह, नहीं लेकिन सही है, अमित शाह ने बढ़िया, जिस भाषा में ये आदमी समझ सकता है उसी भाषा में पेला है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो
मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है ना, मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। ये तो जिन लोग को नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि भाई इंदिरा गांधी जी ने, वो इंदिरा गांधी अलग, उनके जलवे जो है वो अलग लेवल के हुआ करते थे। और मतलब नेहरू जी ने वोट चोरी की, इंदिरा जी ने की, संभवतः राजीव गांधी जी ने भी की होगी, तो या सोनिया गांधी जी ने, तो उसका भी बताएंगे ही अमित शाह जी। और आप देखिए कि कैसे निर्लज्ज है, वहाँ बोल रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से वो जीत करके पहुंची थी इसलिए लॉ बनाया। तो इंदिरा गांधी जो चुन करके, भाई हाँ ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर उन्होंने चुनाव जीता है, और उसके बाद जब वो संसद में पहुंचती है और प्रचंड बहुमत है, उसके बाद उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस तरह के लॉ बना दिए कि प्रधानमंत्री के इलेक्शन को कोई कहीं चैलेंज नहीं कर सकता, फलाना, ठीक है। तो भाई नरेंद्र मोदी भी तो चुन के आए, उसको तुम बिना काम का अघोषित आपातकाल, वोट चोर और गद्दी छोड़ सारा कुछ तुम्हारा चल रहा है। वो जो लॉ बनाता है उसको तुम, वही है ना कि 1-2 बार इन्होंने वापस कर लिया है। इनको लगता है कि यार इफ़ वी पुश एनफ मे बी पीएम मोदी विल रिजाइन एंड से कि नहीं राहुल गांधी जी आप ही बन जाइए प्रधानमंत्री, सब में क्या रखा हुआ है। संभवतः इसी के प्रयास में बेचारे ये लोग लगे हुए हैं कि नहीं थोड़ा सा किसान बिल वापस करवा लिया तो इनको बोलेंगे कि तुम इस्तीफा दे दो, 240 ही आया है, हम लोग को 234 सीटें हैं, तो उस पर हम लोग जो है हमें प्रधानमंत्री बना दो थोड़ा सा। कर विपक्ष के नेता ने 3 सवाल पूछे थे और 4 सुझाव दिए थे। पहला सवाल था मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग चयन समिति से बाहर क्यों निकाला गया, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था दिसंबर 2003 में कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई। और तीसरा शार्प क्वेश्चन था सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का कानून क्यों लाए। कानून नहीं लाए हैं, सर्कुलर चुनाव आयोग ने इश्यू किया है, मगर ठीक है, हार्द में समझ रहा हूं ये क्यों कर रहे हैं। ये 3 इसके जवाब थे। मान्यवर, मैं इसमें से सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे पूरा सुनकर जरा आप आपत्ति लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो पास से ही, मगर वर्तमान का भी जवाब दूंगा। मान्यवर, 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। माननीय सभी सदस्य ध्यान से मुझे सुने, 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था, नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त
हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ये सभी इसी प्रकार से हुए। अब 2003 के कानून पर मैं बाद में आता हूं। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बाहर निकलते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था, सबसे अच्छा था। नहीं, मैं ये नहीं पूछता नियुक्ति की प्रक्रिया। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं। अरे तो नरेंद्र मोदी भाजपा के हैं, आप समझ नहीं रहे हो अमित शाह जी। आप देखिए कि एनडीआर नहीं, हाँ कौन सा एक नेशनल फंड होता है डिजास्टर रिलीफ का, एनडीआरएफ वाला, उस फंड में आप देख लो कि जो या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये सब जो उसमें इन्होंने कानून बनाया हुआ था कि उसमें जो भी हो जाए कांग्रेस का प्रेसिडेंट उसका एक ट्रस्टी रहेगा, ऐसा कुछ था उसमें। मतलब सरकार का आदमी हो या ना हो, कांग्रेस सत्ता में रहे ना रहे, और ये पीएम केयर्स जब बनता है तब जा करके लोगों को पता चला कि भाई इस स्तर की धांधली हो रही है। तो वही इनको लगा होगा कि यार कानून की क्या जरूरत है, कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया है ना। तो इस कारण से कांग्रेस को ये विशेषाधिकार मिले हुए हैं कि कानून की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बोल देंगे हाँ तू खाना बनाता है, तू जो है राष्ट्रपति आज से, तू ड्राइवर है मेरा, तू सीबीआई का वो बन जा। तुम क्या करते हो जी? अच्छा गिनती अच्छी आती है, चुनाव आयुक्त बनाएंगे तुमको और उसका पद्म विभूषण भी दे देंगे। तो इनका पूरा ये सिस्टम हुआ करता था। अब अचानक से नरेंद्र मोदी आए और बोले यार ये तो अपने आप बना ले रहा है, कांग्रेस वालों को पूछ ही नहीं रहा है। कांग्रेस को छोड़ो यार, कम से कम गांधी परिवार, नेहरू परिवार, हम लोगों ने यार इतनी पीड़ा से इस देश को जन्म दिया है। आप सोचिए पेनिनसुला निकालने में कितनी पीड़ा हुई होगी नेहरू जी को, जब देश को लेबर पेन के साथ वो जन्म दे रहे थे। और एडविना जी जो है उनका पाँव दबा के पुश 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 नेहरू पुश ये बोल रही होंगे एडविना जी, उनको कितना बुरा लग रहा होगा है। ऐसी स्थिति में जन्म दिया और आज के डेट में चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो, इंटेलिजेंस चीफ हो, रॉ का हो, आईबी का हो, ईडी का हो, यार बताओ पूछते नहीं यार कांग्रेस वालों से? क्या इसी दिन के लिए देश को नेहरू जी ने आज़ाद करवाया था अपने हाथों से हैं? लॉर्ड माउंटबेटन से बोला कि नहीं रस्सी काटनी पड़ेगी, और फिर जो है वो आड़ी लेकर के रस्सी काटे उन इसी दिन, यही दिन देखने के लिए कि सीईसी जो अपना आप देखिए। एक और हुआ कि लोकसभा के एलओपी और कांग्रेस फलाना टीम का पीएम और एचएम के साथ जो है प्रधानमंत्री चैम्बर में मिले पार्लियामेंट में, और सीआईसी और सीवीसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर बनाने के लिए। अब बताइए कि अभी इनको बैठने को मिल रहा है, बैठने बताइए अमित शाह और मोदी जो है एक साथ बैठ जाते हैं, है ना। और उसमें कहाँ से चलेगा, बोलने देते होंगे इनको? तो मार के काट बैठो चुपचाप। तुम बोलो, तुमको खाली ऐसे ही बुला लिया गया, ज़्यादा हीरो न बनो और निकलो अपना ऐसे करके। 2 घंटा वो आदमी बैठा, तो ऐसे में बुरा तो किसी को भी लगेगा ना। ऐसे अमित शाह जी, दिस इज नॉट गुड। आप राहुल गांधी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एक अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझावी था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्गुमेंट पढ़कर, अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमने हाँ बोला सर। और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये 3 लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शी, ये कह रहे हैं हमारे तो 33% ही हिस्सा है।
भाई 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली यही बात है कि भाई अभी तो है, अभी जितना है झुंझुना बजाओ बैठ कर के, बोलो हाँ मोदी जिंदाबाद, गजब का आदमी लाए हो, इस तरह से बोलिए भाई। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये नियम 1991 में बना, तब उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सीसीटीवी फुटेज बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव कर ऐड किया। अब किया क्या है चुनाव आयोग ने? सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब। मैं क्या कर सकता हूं? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम दे देंगे। मान्यवर, ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे, तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। देखिए अब ये तो फैक्ट जो बताना था बता दिए, उसके बाद ये बोलना गलत है ना कि समझदारी का कोई इंजेक्शन नहीं आता, कि धप से दे दो। एक पीछे मजा ले लिया होता तो राहुल जी को दे देते। ये गलत मुझे मतलब पर्सनली बुरा लग रहा है राहुल गांधी जी के लिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार कर रहा, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सबने शांति से पूर्ण सुना है, आप भी सुनने की सामर्थ्य रखो। नहीं, आप सुनने की सामर्थ्य रखो। नो, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनो, पूरा भाषण सुनो। आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, आप इधर भी बोलते हैं, इधर सुने। माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर, ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा में लिया। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। ये अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से तो बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। हमको मालूम था भाग जाएंगे, मालूम तो था इनको, लेकिन ये कि इतनी देर से भागेंगे मुझे भी लगा कि यार अमित शाह को इतना देर, और सुना वो पप्पू पिंकी सब बैठे हुए एक साथ, यार इतना देर और इतनी बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, फिर भी कैसे बैठे हुए थे ये लोग। लेकिन हाँ, असली बात ये था कि नहीं, बाप पे, नाना पे, माँ पे, इस पे, उस पे, अध्यक्ष पे, अपने आप पे, सब पे हम जो है बर्दाश्त कर लेंगे, सब चलेगा। लेकिन हमारे अवैध मूल्यों को जो, उनको कुछ मत कहो यार, दर्द होता है यार। वो हमें चुनते हैं तब हम यहाँ पे आते हैं, ऐसे में आप लोग अवैध लोगों के बारे में बात हो तो कौन चर्चा सुनेगा यार। वो तो सीधा अटैक हो गया ना, सीधा अटैक हो गया, जो कि मुझे लगता है कि वो गलत था। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट
ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। देखिए, अब मैं ये तो सही बात है, नेहरू पे, राजीव जी पे, इंदिरा जी पे, सब पे बोला, और अवैध पे जो है वो अवैध पे ये गलत था थोड़ा सा। मुझे लगता है कि यार जो रोजी रोटी है, जो जिन लोगों ने वो बनाया हुआ है पूरा सिस्टम कि भाई यही लोग हमें चुनकर, और उनके लिए कितना रिसोर्स इन्होंने लगाया होगा, आप ये सोचिए। कांग्रेस पार्टी इंडी वाले कि हर राज्य में यार हमें जो है राजस्थान में भी कुछ ले आओ, तमिलनाडु में भी कुछ ले आओ, कर्नाटक में भी ठीक रहेगा, ट्रेन पे चढ़ा करके। आप लोग न्यूज़ तो देखते होंगे, रोहिंग्या जो है यहाँ पे पकड़े गए, मतलब जहाँ पे पकड़े जाते हैं वहाँ उनके होने कोई औचित्य नहीं है। म्यांमार से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में पकड़े जाएंगे, वो साला साउथ इंडिया में कहाँ से जा रहे हैं, वो तमिलनाडु में, राजस्थान में, कश्मीर में कैसे पहुँच रहे हैं, मतलब कोई उनको पहुँचा रहा है। और उसके बाद फिर बोरियों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन का आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सब मिलने की घटनाएं लगातार आती रहती हैं। इनको वैध नागरिक बना करके और मूलतः बंगाल से वहाँ से पूरे भारत में भेजा जाता है, जहाँ पे ये धीरे धीरे, अभी इमीडिएट हो सकता है इम्पैक्ट उतना ना हो, पर यदि SIR ना हो इन सब जगहों पे, तब तो ये मतलब 5 साल 10 साल में, अभी देखो कि बंगाल की क्या स्थिति है, बिहार के सीमांचल की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों की क्या स्थिति है, दिल्ली की क्या स्थिति है। इन सब जगहों पे घुसपैठियों की मार तो है। और इस कारण से कि जो ठीक है, बाप दादा नाना ये सब तो मर गए, नारकीय स्वर्गीय जो भी जिसको होना था वो हुए होंगे, परंतु अभी जो हमें स्वर्ग का आनंद दे रहे हैं, अभी जो हमें स्थापित करते हैं कि तुम संसद में जा सकते हो, उनके अधिकारों की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये पीड़ा है इनकी, इस कारण से ये बेचारे जो इतने बिलबिलाए हुए हैं, थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। चलिए मित्रों, अब समापन किया जाए। आभार आप सबका, नमस्कार।